जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्मी स्पेशल मैथ्स के क्वेश्चंस को, जो कि मैं आप सभी को ट्रिक्स के द्वारा बताने वाली हूँ। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं। यहाँ पे 40 के धनात्मक गुणांक हमसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे कि 40 का लस यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40। उसके बाद फिर ये 20 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 10 बार में। उसके बाद फिर ये 10 2 से जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो ये जो है इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया 40 का। ओके गाइस, तो अब हम लोग को चाहिए धनात्मक गुणांक। तो धनात्मक गुणांक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो ये 2 कितने बार आया है, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद फिर 5। तो अगर हम लोग को ये धनात्मक गुणांक यानी n निकालना होगा, तो सबसे पहले तो ये 2 का पावर हम लोग कितना लेंगे, क्योंकि 2 को 3 बार गुना किया गया है, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 3। और 5 का कितना है, 1, क्योंकि 5 एक बार ही आया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी लौसा क्या होगा। अब बात आती है कि धनात्मक गुणांक ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग n से डिनोट कर देते हैं धनात्मक गुणांक को। तो अगर हम लोग n बराबर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 1 गुना q प्लस 1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे p प्लस 1 और q प्लस 1 मैंने ले लिया। तो अब बात आती है p किसको बोलते हैं। तो p जो है यहाँ पे 2 का पावर 3 दे रखा है, तो 3 जो है यहाँ पे इसको हम लोग p बोलेंगे। और q किसको बोलेंगे, ये 1 जो इसका घात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p के जगह पर 3 प्लस 1 गुना q को मैंने क्या बोला, 1, 1 प्लस 1। तो ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 गुना 1 प्लस 1 2। तो 4 दूनी 8, यानी n यानी धनात्मक गुणांक इक्वल टू कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो यही हम लोग को निकालना था कि धनात्मक गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो हम लोग को यही बताना था कि इसका धनात्मक गुणांक कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने इतने सिंपल तरीके से आप सभी को बता दिया। तो ये आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली यानी वो 3 से ही विभाजित होनी चाहिए, और वो भी 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का यहाँ पे योग दे रखा है जो कि 72 है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए और वो विषम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो 3 से विभाजित है और वो विषम संख्या x हो गई सबसे पहले। उसके बाद x प्लस 3, चूंकि 3 से विभाजित करना है तो हम लोग को 3 का ही यहाँ पे 3 3 जोड़ेंगे। सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाजित होने वाली है, तो विषम मैंने यहाँ पे x मान लिया। उसके बाद x प्लस 3 करेंगे, फिर इस x प्लस 3 में और x प्लस 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को क्रमागत चाहिए, यानी 3 3 उसमें जुड़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को 3 क्रमागत विषम संख्या मिल गया। एक तो x, दूसरा x प्लस 3, फिर तीसरा x प्लस 3 में मैंने और 3 जोड़ा, क्योंकि ये संख्याएं जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 3 जोड़ते जा रही हूँ। और तीनों का योग कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो यहाँ पे 72 मैंने लिख दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे x प्लस x तीनों में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x। उसके बाद यहाँ पे संख्याएं कितनी कितनी, 3 3 और 3, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, यानी 3x प्लस 9 बराबर 72। ठीक है, अब 72 में से 9 इधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ पे 3x है
मैंने 72 में से 9 को घटा दिया, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ पे 6 बचा यानी 63 आ गया। तो 3x बराबर 63 यानी 3 से ये कट जाएगा 63 कितने बार में, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी x बराबर 21, x बराबर 21 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, x बराबर 21 ये सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये तो सबसे छोटी x हो गई, उसके बाद x प्लस 3, फिर x प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, लास्ट वाली। तो x में यानी हम लोग कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, यानी x हमारे पास कितना 21 आया है। अब 21 में 6 हम लोग को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 27। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 27 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इसमें बात हो रही है कि दो संख्याओं का योग 25 दे रखा है और उनके वर्ग का योग 313 है। तो संख्याओं की गणना करें कि वो संख्याएं कौन सी है। योग दे रखा है यानी मैं मान लूंगी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है और दोनों को जोड़ देने पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और उसके बाद दे रखा है कि जो दोनों संख्याएं हैं अगर उनको हम लोग स्क्वायर कर दें, उनका यानी वर्ग कर दें, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी वर्ग करके अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 313। तब पूछा जा रहा है कि वो संख्याएं कितनी है, वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो उसी संख्या की हम लोग को गणना करनी है। तो ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं ये देखिए 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। अब हम लोग को यही चेक करना है कि इनका जो स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 313 आ रहा है कि नहीं, यही चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक करते जाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें हम लोग 10 का स्क्वायर यानी 100 जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है 313 से। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, उसमें कितना जोड़ना है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये तो 313 से ही ज्यादा इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं तो 6 1 7 यानी इसके इकाई स्थान पे कितना आ गया 7 आ गया और इसके इकाई स्थान पे 3 है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये डी को हम लोग चेक कर लेंगे, वैसे भी 3 नहीं होगा तो एक को तो होना ही है, यानी यही डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो यहाँ पे 9 4 कितना होता है 13, एक बचा 6 4 10, एक 11 का 1, फिर हाथ में 1 2 और 1 3 यानी 313 यानी लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसे भी मेथड है a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम लोग इसको बना लेंगे आराम से। तो वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा हम लोग को लंबा गुना भाग करना पड़ेगा, उससे अच्छा ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कितने अच्छे से बताने वाली हूँ। यहाँ पे 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत क्या है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तों या n के प्रथम n अपवर्तों का औसत, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग को इसमें फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा और ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और इस पे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत हम लोग को निकालना है यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो n की जगह पर क्या रखना है 7 रखना है, फिर यहाँ भी n की जगह पर 7 रखेंगे और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8/2। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 चौका 8। ठीक है, अब 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा आंसर है और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर्मी में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये मैं नए टाइप के क्वेश्चन भी लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। तो वीडियो को एक बार गाइज आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ।
और चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे 15 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है और यहाँ पे बात हो रही है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 15 संख्याओं का औसत तो 20 दे रखा है, फिर उसमें से पूछा जा रहा है कि जो ये 15 संख्या है इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है। तो अब जो शेष 10 संख्याएं बच चुकी हैं उनका औसत क्या होगा, ये हम लोग को पता करना होगा। तो सबसे पहली बात, जब ये 15 यानी टोटल का जब हम लोग नंबर निकालेंगे कि ये कितना, मतलब इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है और ये 5 प्रथम जो संख्याएं हैं इनका योग कितना है, इन दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो शेष संख्याओं का हम लोग के पास योग आएगा और जब शेष संख्याओं का योग आएगा उसमें हम लोग भाग देंगे जितनी संख्याएं बची यानी 10 संख्याओं से, तब तो हमारा औसत निकलेगा शेष संख्याओं का। तो ऐसे हम लोग को करना है। और चूंकि मैंने इसके पिछले वीडियो में जो मैं मैथ्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, आर्मी स्पेशल गणित करके मैंने लिखा है, उसमें मैं बहुत अच्छे से मैंने ये सब बताया है, तो आप लोग वो वीडियो मेरा जरूर देखिए। और इसके पहले भी मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो सब आप लोग देख सकते हैं। और गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक जरूर करें वीडियो को एक बार। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो औसत निकालने, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को शेष संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 20 है, तो हम लोग को संख्याओं का योग पहले निकालना होगा। 15 संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा, तो 15 में क्या करेंगे 20 से हम लोग गुना कर देंगे। उसके बाद बात हो रही है कि इनमें से ये जो 15 संख्या दे रखी है इनमें से जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत जो है 18 हमारे पास दे रखा है। और बात हो रही है कि जो शेष संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो जब हम 15 संख्याओं के औसत में से 15 संख्याओं के योग में से हम लोग 5 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तभी तो हमारे पास शेष संख्याओं का योग आएगा। और शेष संख्याओं के योग में यानी जो 10 संख्याएं बची हैं उनके योग में अगर हम लोग 10 से भाग देंगे तभी तो हमारा औसत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15 दूना 30 और एक जीरो है यानी 300। 18 25 कितना होगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा में 10। अब 300 में से 90 गया तो हमारे पास कितना बचा, ये जीरो से जीरो। ठीक है, अब 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ पे 2 यानी 210 बट्टा 10। तो जीरो से जीरो तो कट गया, हमारे पास कितना आ गया 21। यानी जो शेष 10 संख्याएं बच चुकी हैं उनका योग हमारे पास 21 आ चुका है। योग औसत हमारे पास 21 आ चुका है। ठीक है, जो कि हम लोग को शेष संख्याओं का औसत निकालना था। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो 10 संख्याओं का औसत 14 है। पुनः ये औसत का ही क्वेश्चन है। तो 10 संख्याओं का औसत जो है 14 दे रखा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें मैं इसको ट्रिक से बताने वाली हूँ। तो 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 10 संख्याओं का औसत तो 14 दे रखा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 14 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 6 से गुना किया जाए तो औसत क्या होगा। तो हमें इसके लिए फिर से औसत निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे पास औसत दे रखा है उसी में हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है वो 10 यहाँ पे अगर हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो ये हमारा नया औसत निकल जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रत्येक संख्याओं की बात हो रही है कि प्रत्येक संख्या में यहाँ पे 6 से गुना किया जा रहा है, मतलब करने की बात हो रही है, तब पूछा जा रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो जितना औसत दिया रहेगा उसी में हम लोग 6 से गुना कर देंगे। अगर ऐसा दिया रहे कि 10 संख्याओं का औसत अगर 14 है और प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो वो भी ऐसे ही नियम पे हमारा बनते चलेगा। ठीक है, तो 14 गुना 6, 14 छक कितना होता है 84। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 10 संख्या का औसत 14 दे रखा है, तो इसमें प्रत्येक में अगर 6 से गुना करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग औसत में सीधे 6 से गुना कर देंगे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी पहले 20 संख्या है
उसके बाद फिर 30 संख्याएं, यानी टोटल कितनी हो गई, 50 संख्याएं हो गई। अब इन 50 संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, इन 50 संख्याओं का हमको योग चाहिए और फिर हम लोग को उसमें 50 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमें ये 50 संख्याओं का औसत मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, पहले 20 संख्याओं का हम लोग को योग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, औसत गुना संख्या। तो 20 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, 20 से गुना करना है, ठीक है। फिर इधर 30 संख्याओं का, यहाँ पे 30 संख्या है और इनका औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो इनका भी योग हमें निकल चुका है, हम लोग ऐसे गुना करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को चूंकि टोटल संख्याओं का औसत चाहिए सभी, तो सभी कितने हैं, 50, यानी 50 से हम लोग को भाग दे देना है, तब हमें औसत पता हो जाएगी। तो सबसे पहले 30 में 20 से गुना करेंगे तो 600, और फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 15, यानी 1500, ठीक है। और इसमें किससे भाग देना है, 50 से भाग देना है। अब 1500 में 600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2100 आ जाएगा। 2100 में 50 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 से भाग दे दिया, तो 0 से तो 0 कट गया। अब फिर 5 से 210 को काटेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी 42, 42 हमारा आंसर आ चुका है। तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया, 42, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे घन यानी इनके क्यूब, अगर हम लोग इनका क्यूब कर दें तो सबसे पहले ये 1 है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या तो x हो गई, क्योंकि 1 में x से गुना होगा तो x ही आएगा। फिर 2 में x से गुना कर दूंगी तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 2x। फिर तीसरी संख्या कितनी हो गई, 3x, ठीक है। तो x, 2x और 3x, ये तीनों संख्याएं हमारे पास मिल चुकी हैं। अब बोला जा रहा है कि इनके घनों का योग 4500 है, तो हम लोग इसका घन कर देंगे, यानी इसका क्यूब कर देंगे। तो x का क्यूब, x क्यूब, x का हम लोग घन कर रहे हैं, तो फिर 2x का भी हम लोग को घन करना पड़ेगा, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 2x का क्यूब, फिर यहाँ पे क्या होगा, 3x का क्यूब, 3x का क्यूब। तो ये टोटल कितना दे रखा है इन सभी का क्यूब मिलके, ये है 4500 के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल को जोड़ लेंगे कि ये कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये x क्यूब है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और फिर x का क्यूब यानी 8x क्यूब। फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27x क्यूब। अब ये तीनों जोड़ के कितना है, 4500, ठीक है गाइस, ये तीनों जोड़ के 4500 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 8x क्यूब और 1x क्यूब, यानी 9x क्यूब। अब 9x क्यूब में 27x क्यूब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36x क्यूब। ये 36x क्यूब हमारे पास आ चुका है। उसके बाद ये कितना है, 4500। अब 4500 को 36 से हम लोग काट देंगे, तो ये 9 से काटते हैं, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, यहाँ पे कितना है, 00, ठीक है। अब फिर 4 से इसको हम लोग काट देंगे 500 को, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो 125। 125 कितना क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, यानी x क्यूब बराबर 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अब ये क्यूब से क्यूब कट गया, तो x बराबर हमारे पास कितना बचा है, 5 बचा है, यानी x बराबर 5 हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या थी, x थी, और x बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके साथ आ चुका है आपके सामने। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी उनके आयु में जो अंतर है वो कितने का है, 5 वर्ष का है। तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले ये 2 विद्यार्थी दे रखे, तो मैं मान लूंगी कि बड़े विद्यार्थी की आयु कितनी है, 3x, और छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, 2x, ठीक है। और मैंने आप सभी से बताया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों के आयु में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है।
और यहाँ पे एक बड़े वाले की आयु कितनी है 3x है और छोटे वाले की आयु कितनी है 2x है। अगर दोनों की अंतर की बात करें 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा x मिलेगा सिर्फ। और ये किसके बराबर है 5 के बराबर है। मैंने चूंकि बता दिया आप सभी को कि जो अंतर दे रखा है वो 5 का दे रखा है और अंतर जो है x है जो कि 5 के बराबर है। तो बोला जा रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो हम छोटे विद्यार्थी की आयु मैंने कितना माना है 2x, तो 2 गुना x यानी x बराबर कितना है 5, तो 5 दूनी 10। तो छोटे विद्यार्थी की आयु हमारे पास 10 वर्ष आ चुकी है। ये हमारा आंसर हो गया बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो राहुल की वर्तमान आयु की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु दे रखी है। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी और रश्मि की कितनी हो जाएगी सिर्फ x हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन आप सभी को करा चुका है पहले वाले वीडियो में भी। तो जो मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा और जिनको नहीं आएगा वो प्रीवियस वीडियो भी पिछले वाला वीडियो जाके देख ले, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। सबसे पहले तो बोला है कि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:1। ठीक है, अब बात हो रही है कि 30 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष बाद की बात है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 30 को जोड़ देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड में 30 को जोड़ दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि जब जोड़ देंगे तब उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 7:6 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इधर एक साइड वाले को एक साथ गुना करते हैं और फिर इधर वाले को एक साथ गुना करते हैं। तो 6 में मैं जब 2 से गुना करूंगी तो कितना आएगा 12। ठीक है, 6 दूना 12 और 7 में 1 से गुना करूंगी तो 7, यानी 6 दूना 12 और 7। तो जब मैं 12 में से 7 को घटाऊंगी तो कितना आएगा 5 आया। ठीक है, और यही यहाँ पे 5x हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 दूनी 12x करूंगी, अनुपात होता है तो हम लोग x मानते हैं। तो 6 दूनी 12x और यहाँ पे 7 एकम 7x, तो 12x में से 7x गया तो हमारे पास कितना बचा 5x बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो है 7:6, यानी इनके आयु में कितने का अंतर है 1 का। यहाँ पे अनुपात जो है उसमें 1 का अंतर है सिर्फ। तो ये जो 1 का अंतर है ये गुना हो जाएगा, ये जो 30 दे रखा है यानी +30 हुआ है, इसी के चलते सब अंतर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 में +30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30 एकम 30, यानी जो ये अंतर है वो इस अंतर के बराबर हो जाएगा। यानी 5x जो है उसको हम लोग बराबर करेंगे 30 के। तो अब हम लोग 5 से इसको काटेंगे 30 को, तो 5 छक 30, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब बात हो रही है कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो मैंने राहुल का वर्तमान आयु कितना माना था 2x, यानी 2 में x से गुना कर देना है और x का वैल्यू कितना है 6 आया है। तो 6 दूना कितना होता है 12, यानी राहुल जो है वो वर्तमान में 12 वर्ष का है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये अनुपात का क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3p बराबर 5q बराबर 15r। तो हमें ज्ञात करना है कि p अनुपात q अनुपात r क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो तीनों है इसके बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, इसके बराबर में x मान लेंगे, यानी p के बराबर क्या आएगा x/3। वैसे ही q के बराबर आ जाएगा x/5। ठीक है, वैसे ही r के बराबर आ जाएगा x/15। अब इनको हम लोग अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, अनुपात निकालना है चूंकि हम लोग को p अनुपात q अनुपात r यही हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले अनुपात में करने के लिए यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, चूंकि तीनों बराबर है तो हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, यानी 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/15। वैसे भी मैं यहाँ पे x लिख दूं तब भी x तीनों से खत्म हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब मैंने आप सभी को इसके पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है गाइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेके आती हूँ और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स इसके लिए।
तो यहाँ पे 3, 5 और 15 इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। यानी लसा का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा कोई संख्या ले जिससे इन तीनों संख्याओं से भाग उसमें लग जाए। यानी इसमें हम लोग देखें तो 3 से अगर हम लोग को भाग लगाना है किसी चीज में, तो यहाँ पे कौन सी संख्या हम लोग लेंगे इन तीनों में से कि 3 से भाग लग जाए, 5 से भी लग जाए और 15 से भी लग जाए। तो 15 ही एक संख्या है, तो 15 से 15 में भी लग जाएगा, 15 से यहाँ पे 5 से भी 15 में लग जाएगा और 3 से भी 15 में लग जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का लसा भी अगर हम लोग निकालते हैं तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R बराबर निकालना है तो 15/3 अनुपात 15/5 अनुपात 15/15। तो 15 से तो 15 कट गया एक बार में, ठीक है। और फिर 5 से ये 15 कट गया 3 बार में, और 3 से 15 कट गया 5 बार में। यानी हमारा जो है अनुपात आ चुका है 5:3:1। तो ये हमारा आंसर आ गया है 5:3:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 अधिक है, तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले कुर्सी का मूल्य कितना होगा और मेज का मूल्य कितना होगा। तो मेज यहाँ पे देखें तो 9x, ठीक है, और कुर्सी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और इनका अगर हम लोग अंतर की बात करें कि दोनों का जो अनुपात दे रखा है उसमें कितने का अंतर है, तो 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। और यही अंतर हमारा जो है रुपया में कितना दे रखा है 1250। यानी जो 5x है, 5x का अंतर है वो कितने रुपये के अंतर के बराबर है, यानी 1250 रुपये के अंतर के बराबर है। अब ये 5 से हम लोग काट देंगे इसको, तो 125 कितने बार में कटेगा 25, 25 125, और ये 0 है तो 0 लगा देंगे। यानी x बराबर कितना आ गया 250। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुर्सी का मूल्य, और कुर्सी का मूल्य मैंने कितना माना यहाँ पे 4x, ठीक है। तो 4 में x से गुना कर देंगे तो हमारा कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा, और x का वैल्यू कितना है 250। तो 0 का 0 तो पहले से ही आएगा, और 25 चौका 100, यानी 1000 में हमारा जो है कुर्सी मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, तो 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग दूरी को देखें, दूरी की बात करें, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो सबसे पहले यहाँ पे गति यानी चाल दे रखी है, चाल का अनुपात हमारे पास है। हमें क्या निकालना है कि समय का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे, और वो भी क्या है, दूरी समान है, यानी समान दूरी तय करना है, समान दूरी तय करना है। और उतना में चाल का अनुपात दे रखा है और हमें समय का अनुपात पता करना है। तो चाल का अनुपात कितना है 2:3:4, और हमें समय का अनुपात नहीं पता है, यानी ये वॉट है, हमें ये नहीं पता है। तो दूरी सबसे पहले कांस्टेंट है, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, मैंने इसको एक कांस्टेंट संख्या मान लिया 1। अब यहाँ पे अनुपात की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1/2 अनुपात 1/3, चूंकि ये गुना में है तो इधर आके भाग में ही आएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया, और वाट को इधर रहने देंगे। अनुपात 1/4 बराबर वाट, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी को मैंने कांस्टेंट मान लिया, 1 मान लिया, और यहाँ पे चाल का अनुपात हमारे पास है, हमें पता करना है समय का अनुपात। चाल में समय से गुना हुआ है, हमें समय निकालना है, तो ये गुना में इधर है तो दूरी इधर जाके इस साइड भाग में हो जाएगा, ठीक है। इधर से ये इधर जाके भाग में हो गया, तो वही 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब हमें ये निकाल लेना है। जैसे मैंने पिछले बार किया था, ये नीचे वाले को मैंने लघुत्तम, नीचे वाले संख्याओं का मैंने लघुत्तम निकाला, या ऐसी संख्या मैं यहाँ से लूंगी जिसमें तीनों से भाग लग जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या है, यानी मैं अगर 12 ले लेती हूँ तो 12 में अगर हम लोग 2 से भी भाग लगाएं या 3 से लगाएं या 4 से लगाएं तो तीनों संख्याओं से 12 में भाग लग जाएगी, तो मैं 12 ही लूंगी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ गया। ये हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समय का अनुपात यानी निकालना था। तो 2 से 12 में भाग देंगे, कितना आया 6। उसके बाद 3 से 12 में देंगे तो 4, 3 चौका 12, फिर 4×3 12, यानी 6:4:3। ये हमारा समय का अनुपात आ चुका है। क्योंकि दूरी क्या था, समान दूरी था और हम लोग का गति का अनुपात दे रखा था, हमें समय का अनुपात निकालना था, जो कि मैंने निकाल दिया है 6:4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 200/3। ठीक है, 66 का 3 से गुना करेंगे तो 198, और 198 में 2 को जोड़ देंगे तो 200/3% जो है वो खर्च करता है। ठीक है, 200/3% जो है वो खर्च करता है। एक व्यक्ति जो है वो प्रति माह अपने आय का कितना खर्च करता है प्रति मास, और वो कितना बचाता है 1200 रुपये बचाता है। यानी मान लेते हैं कि उसका जो टोटल आय है वो कितना है 100%। 100% उसका टोटल आय है, जिसमें से वो खर्च कर देता है इतना 200/3%। और यहाँ पे अगर रुपये में बात करें तो रुपये में दे रखा है कि 1200 रुपये बचाता है। तो यहाँ पे उसका व्यय प्रति मास कितना है, यानी वो कितना खर्च कर रहा है। रुपये में बात हो रही है कि रुपये में वो कितना खर्च करता है, ये हमें पता करना है। परसेंटेज में यहाँ पे दे रखा है कि 200/3% वो खत्म करता है, और उसका पूरा आय कितना है 100% है। तो अगर हम लोग 100% में से 200/3% को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि वो कितना बचाता है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में अगर 100 से गुना कर दिया 300, 300 में से 200 गया तो कितना बचा 100, तो 100/3 इतना प्रतिशत वो बचाता है। ठीक है, 100/3 इतना प्रतिशत वो बचाता है, और इसका वैल्यू कितना है 1200 है। यानी 100/3% बराबर 1200। और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 200/3% कितना होगा, क्योंकि उसका व्यय निकालना है कि रुपये में वो कितना व्यय कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है। तो हमारे पास बचत दे रखा है कि 100/3% बराबर 1200, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर 1200/100/3। तो बट्टा में जो इधर आता है वो इधर गुना में हो जाता है। अब हमें क्या 1% की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए 200/3% की वैल्यू, कि 200/3% यानी वो व्यय कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 गुना 3/100, इसमें गुना करना है किससे 200/3 से, तो हमारा ये खर्च आ जाएगा। तो ये 3 से तो 3 सबसे पहले खत्म हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का खत्म हो गया। अब 12 बचा है, 12 और 200, तो 12 दूनी 24, और इसमें डबल जीरो लगा देंगे यानी 2400। 2400 रुपये वो क्या करता है प्रति मास खर्च करता है, यानी 2400 रुपये वो खर्च करता है और 1200 रुपये बचाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी यहाँ पे प्रतिशत का वीडियो मैंने डाल रखा है, परसेंटेज का, वो आप लोग देख लें, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आप सभी को जो भी डाउट हो आप लोगों को क्लियर हो जाए इसी में। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100%, जिसमें से 70% लड़कियां हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि लड़कों की संख्या 510 है, यानी संख्या यहाँ पे दे रखा है कि 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो मैंने बता दिया परसेंटेज में कितने हैं कुल विद्यार्थी 100% है, और यहाँ पे 70% लड़कियां हैं, तो मैं क्या करूंगी 70% को घटा देती हूँ, तो लड़कों का संख्या कितना आ गया प्रतिशत में 30%, यानी 30% लड़के हैं, जो कि कितने के बराबर है 510 के, क्योंकि लड़कों की संख्या तो दे रखी है यहाँ पे,
तो 30% लड़के हैं यानी 510, 30% जो है वो 510 के बराबर है। और हमें क्या करना है कि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, यानी हमें 100% निकालना है, 100% निकालना है। तो 30% बराबर 510, तो 1% बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 510 बट्टा 30। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 100%, 100% हमें चाहिए। तो 510 बट्टा 30 गुना 100। अब इसमें हम लोग भाग दे देंगे 30 से, तो 30 से मैं 551 में भाग देती हूँ, सॉरी 510 में, तो ये 17 तिया 51 और 0 से 0 कट जाएगा, यानी मेरे पास कितना आ गया, 1700। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 1700 विद्यार्थी टोटल हैं इस विद्यालय में। तो हमारा सही आंसर आ चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए जो है वो सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ए और सी, ए और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ए है वो सी से 50% बड़ा है, यानी मैं अगर सी को 100 मान लूं तो इससे 50% बड़ा कौन है, ए है, यानी 150 हो जाएगा। ये तो बड़ा है इससे 50%। और इधर अगर देखूं कि यहाँ पे बोला जाए कि बी जो है वो सी से 25% बड़ा है, सी से 25% बड़ा है, यानी अगर मैं सी को 100 मानती हूँ तो बी कितना हो जाएगा, 125%, इतना बड़ा ये हो जाएगा। अभी बात हो रही है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये हम लोग को बताना है। सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। बात बनी यहाँ पे क्या हुई, बात यहाँ पे फंसी है ए और बी में, क्योंकि ए कितना 150 है और बी कितना 125 है। तो यहाँ पे निकालें कि ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, बी से, यानी बी को हम लोग को नीचे रखना पड़ेगा। ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, यानी ए में से बी को घटाना होगा और बी को नीचे रखना होगा, क्योंकि बी से बोला जा रहा है, इसलिए जब भी से जहां बोला जाए कि बी से, या अगर ए से बोला रहता तो मैं ए को नीचे रखती, तो यहाँ पे बोला जाए कि बी से कितने बड़ा है तो बी को नीचे रखना है, गुना 100, ऐसे हमारा निकल जाएगा। तो ए कितना है 150 और बी कितना है 125, तो 150 में से 125 गया तो कितना बचा, 25 बचा। और बी कितना है हमारे पास 125 गुना 100, तो सबसे पहले 25 बच्चे कितना होता है 125, और 5 से 100 को काटना हो तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 25 100, यानी जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, 20% बड़ा होगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसे क्वेश्चंस में क्रय मूल्य नहीं निकालते तब तक हमें यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रय मूल्य की, यानी सीपी बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है 240 रुपये, 100 हमारे पास फॉर्मूला का है। अब 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90। ठीक है, ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे 0 से इसको मैं काट देती हूँ, ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है, अब क्रय मूल्य आ गया तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, यानी यहाँ पे अब विक्रय मूल्य की बात हो रही है कि किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो अब हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, यानी लाभ कितना दे रखा है 20% का, यानी 20% का लाभ उसे होना चाहिए, बट्टा 100। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्रय मूल्य इतना आया है 24 गुना 100 बट्टा 9, यानी 2400 बट्टा 9। तो हम सीपी बराबर क्या लिखेंगे 2400 बट्टा 9, और 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 बट्टा 100।
ठीक है। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24, और फिर ये 3 से 3 चौका 12 यानी 40 बार में। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं 8 में 40 से, तो 8 चौका 32 और एक जीरो यानी 320 रुपया। अगर हम लोग उसको 320 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य यानी सीपी का 70%, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य के यानी एसपी के सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रतिशत को मैं काट देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे सीपी यहाँ पे, तो इधर से एसपी इसके बट्टा में आएगा, तो इधर क्या है, इधर जो है 40 है, तो ये बट्टा में इसके आ जाएगा 70। अब यहाँ पे सीपी बराबर 40 हो गया, यानी क्रय मूल्य बराबर 40 और विक्रय मूल्य बराबर 70। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो चूंकि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है, यानी जितना में मैंने खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। यानी हम लोग को यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, यानी 70 में से 40 गया तो कितना बचा, 30 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो ये जीरो से ये जीरो गया और 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो यानी हमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25 तिहाई 75, 75% का हमें लाभ हुआ है। ये हमें हमारा आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है एक दुकानदार को 630 में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। यानी एक दुकानदार है जो 630 रुपये में एक कोट को बेचता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। तो जो कोट का लागत मूल्य है वो क्या होगा, वो हमें पता करना है, यानी क्रय मूल्य हमें पता करना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 100 प्लस 5। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना है, 630 रुपया गुना 100 यहाँ पे गुना 100 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा 100 प्लस 5 यानी 105। अब यहाँ पे इसको काट देंगे 5 से, सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है, 20 पचे 100, ठीक है। अब यहाँ पे 21 आ गया, तो 7 तिरका 21, 7 नवा 63, और फिर 3 से 30 तिहाई 90। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 30 गुना 20, यानी क्रय मूल्य बराबर 30 गुना 20 कितना आ गया, 600, 3 दूनी 6 और डबल जीरो, तो 600 रुपये यहाँ पे कोट का मूल्य था, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर 480 रुपये पर अंकित एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु का प्रभावी छूट क्या है। तो सबसे पहले छूट क्या होता है, छूट प्रतिशत, इसको हम लोग निकालते हैं। अंकित मूल्य छूट निकलने के लिए, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत छूट निकालने के लिए अंकित मूल्य यानी एमपी माइनस विक्रय मूल्य यानी एसपी बट्टा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य गुना 100, ये करने पे हमारा छूट निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये, फिर अंकित मूल्य 480 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये। सॉरी, यहाँ पे 100 से हम लोग को गुना करना है। ओके गाइज, 0 से 0 कट गया। अब 480 में से 400 गया तो कितना बचा, 80 बचा, बटा 48 गुना 10। अब यहाँ पे 8 दा का 80 और 8 छक 48,
फिर 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी यहाँ पे आ गया 10 पचे 50/3। छूट प्रतिशत जो है वो 50/3% आ गया है, यानी 50/3। तो 3 से यहाँ पे करेंगे तो 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा यानी 20, 3 छक 18, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पे आते जाएगा, यानी 16.67% जो है ये छूट हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 16.67%। तो गाइज ये थे आज के हमारे 20 टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आप सभी को ट्रिक के साथ। और ये आप सभी को, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें। साथ में ही सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर आए क्विज देने के लिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।